हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है फ्रांस की क्रांति के बारे में। इससे पहले बच्चों हम लोग फ्रांस की क्रांति के बारे में और भी जो घटनाएं हैं उनके बारे में, यानी कि फ्रांस की क्रांति हुआ कब था, इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग अगले दो वीडियोज में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों। और उसके फ्रांस की क्रांति के कौन कौन से कारण थे, जिसमें राजनीतिक कारण क्या था, उसके बारे में भी बच्चों हम लोग पढ़ने का प्रयास किए थे दूसरे वीडियोज में। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इसमें ये सामाजिक कारण के बारे में भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में बच्चों हम लोग समझेंगे सैनिक कारण के बारे में, यानी कि फ्रांस की क्रांति जो हुआ था उसके बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे रीजन थे बच्चों। और उन्हीं में से क्या था, सामाजिक कारण था, आर्थिक कारण था, राजनीतिक कारण था, सैनिक कारण था, धार्मिक कारण था। इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारे कारणों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें से कुछ कारणों के बारे में, जैसे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सैनिक कारण के बारे में, यानी कि जो फ्रांस की क्रांति हुआ था उसके सैनिक कारण क्या थे, मतलब अब सेना के उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में समझेंगे। तो देखो बच्चों क्या करा है कि फ्रांस के सैनिकों में भी बहुत अधिक असंतोष था। सैनिक के पद पर किसानों को बहाल किया जाता था। किसको बहाल किया जाता था बच्चों? किसानों को। सेना के पद पे किसको बहाल किया जाता था? किसानों को। वहां के यानी कि फ्रांस के जो किसान होते थे उनको क्या किया जाता था? सेना के रूप में बहाल किया जाता था। कम वेतन। अब देखो इनकी समस्या क्या थी, तो इनकी समस्या यह थी कि इनको कम वेतन दिया जाता था, कठोर अनुशासन और खराब भोजन आदि से वे रुष्ट रहते थे। सेना के निम्न पदों पर उनकी नियुक्ति होती थी। उच्च पदों पर कुलीनों के लिए क्या था? सुरक्षित था। अब देखिए अगर उच्च पद पे जाएंगे, सेना के उच्च पद पे जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा? वेतन ज्यादा मिलेगा, इज्जत ज्यादा मिलेगा, पावर ज्यादा मिलेगा। तो ये सब जो होता था, जब तो हाईएस्ट पोस्ट जो होता था वो किसके लिए रिजर्व रहता था? कुलीनों के लिए रिजर्व रहता था। और कुलीन कौन लोग होते थे उनके बारे में बच्चों हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो अगर आप नहीं देखें पिछला वीडियो क्लास 9th हिस्ट्री का, तो आप उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 9th हिस्ट्री का, वहां पे जाइए प्लेलिस्ट में और सारे चैप्टर का एक लाइन से वीडियो दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे मिल जाएगा आपको सभी जो क्लासेस का वीडियो मिल जाएगा और वहां से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो उच्च पद होता था ये कुलीनों के लिए सुरक्षित रहता था। और जो लोअर पोस्ट जो होता था आर्मी में वो किसके लिए था? किसानों के लिए था। और किसानों को वहां पे भर्ती करवाया जाता था। साथ ही साथ उनसे हार्ड काम लिया जाता था, मतलब हाईएस्ट डिसिप्लिन मेंटेन करवाया जाता था। और साथ ही साथ वेतन जो होता था वो कम दिया जाता था। तो सोच करके देखो कि किसी से आप बहुत अच्छा हार्ड काम लीजिए, उसको डिसिप्लिन में रखिए और खाना अच्छा नहीं दीजिए और साथ ही साथ वेतन भी कम दीजिए, तो क्या किसी को भी कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। तो ये जो लोग थे, किसान लोग थे जो सेना में भर्ती हुए थे, इनका भी हालत कुछ इसी प्रकार के था। आर्थिक और सामाजिक स्थिति की वजह से फ्रांस की सेना ने भी आगे चलकर क्रांतिकारियों का साथ दिया था। यानी कि फ्रांस की जनता जब वहां के राजा लुई 16वां के खिलाफ जब क्रांति किया तो वहां के जो सैनिक थे, यानी कि फ्रांस के जो सैनिक थे, उन लोगों ने भी फ्रांस की जनता को सपोर्ट किया और राजा के खिलाफ क्रांति में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अब देखो तो ये तो हो गया सैनिक कारण। अब हम लोग देख लेते हैं कि व्यक्तिगत और धार्मिक कारण क्या था। यानी कि फ्रांस के जो जनता थी उनके बीच में व्यक्तिगत और धार्मिक कारण क्या था क्रांति करने का, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो क्या करा है कि फ्रांस में सभी तरह की स्वतंत्रताओं का अभाव था। यानी कि फ्रांस में लोग जो थे वो स्वतंत्र नहीं थे। राजा जो भी बातें बोलता था उस बात को लोगों को फॉलो करना पड़ता था। जैसे अगर देखिएगा तो भाषण हो गया, लेखन हो गया, विचार की अभिव्यक्ति तथा धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। यानी कि फ्रांस की जनता न तो भाषण दे सकता था, न ही लेखन, यानी कि जैसे कोई भी न्यूज़पेपर निकाल सकता था, न बुक लिख सकता था, न ही विचार अभिव्यक्त कर सकता था। यानी कि राजा कैसा कार्य कर रहा है, राजा जो डिसीजन लिया। अब विचार की अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं कि विचारों की अभिव्यक्ति। विचार मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति किसी चीज के ऊपर क्या विचार रखता है। जैसे मान लीजिए मोदी जी जो हैं वो पेट्रोल का दाम कम किए, अभी हाल ही में कम हुआ, तो उसके ऊपर बोल सकते हैं कि ये मोदी जी ने ये जो डिसीजन लिया सही लिया, गलत लिया, इससे जनता को फायदा है, नुकसान है। या फिर और भी चीजें हैं जो अगर कोई कोई भी सरकार है अगर कोई डिसीजन लेता है, जैसे बिहार में शराब बंद है, तो इसके ऊपर क्या विचार है, लोगों का क्या विचार है। लोगों के मन में अगर बोले कि बिहार में शराब बंदी हो गया है तो इसके लिए लोगों के माइंड में क्या आता है, क्या थॉट आते हैं, वो बात बोल सकता है।
बता सकता है कि शराबबंदी सही है या गलत है, इससे नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है समाज में, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में लोग बोल सके। यही बोलना क्या कहलाता है? विचारों की अभिव्यक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? विचारों की अभिव्यक्ति कहलाता है। अब अगर मान लीजिए इससे अगर कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ हानि हो रही है, तो इसके बारे में भी लोग बोल सकता है। तो ये जो तरीका है, ये क्या कहलाता है? विचारों की अभिव्यक्ति। तो सोच करके देखिए कि ये तो हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, तो हम लोग बोल लेते हैं, लेकिन जहाँ पे राजतंत्र है और सारा डिसीजन जो है वो राजा लेता है, और राजा अगर उसके डिसीजन के खिलाफ बोल रहे हैं कुछ, तो इसका मतलब हुआ कि आप राजा के खिलाफ बोल रहे हैं, तो क्या राजा आपको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि जो फ्रांस में किसका शासन था? राजा का शासन था। लुई 16वां था वहां का राजा। तो वो क्या किया था कि सभी लोगों के ऊपर अंकुश लगाए हुए था। धार्मिक स्वतंत्रता का भी पूर्ण अभाव था, यानी कि लोग एक अपने तरीके से धर्म का जो है वो क्रियाकलाप नहीं कर सकते थे, इसका भी वहां पे अभाव था। वहां राजधर्म जो था, यानी कि जो राजा का जो धर्म था वो कैथोलिक धर्म था। कौन था बच्चों? कैथोलिक धर्म था। और प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वालों को कठोर सजा दी जाती थी। अब देखो, जैसे आप एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेते हैं कि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, ईसाई हो गए, यानी कि हर एक धर्म के भारत में लोग रहते हैं। और हर लोग, जितने भी लोग हैं, सब लोग अपने तरीके से धर्म को मानता है, और ये होना भी चाहिए, ठीक है ना। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसको फॉलो कर सकता है, उसके जितने भी प्रैक्टिस है, रिलीजियस प्रैक्टिस है, उसको करने की स्वतंत्रता है। कोई भी सरकार जो उसमें हस्तक्षेप नहीं करने जाती है। लेकिन यही उल्टा होता है कहाँ पे? राजा में। वहां पे फ्रांस में क्या था? राजतंत्र था। कैसा था बच्चों? राजतंत्र। और राजा का जो धर्म था, जो राजा जिस धर्म से आता था, वो कौन था? कैथोलिक धर्म था। कौन था बच्चों? कैथोलिक। और आपको पता होना चाहिए कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो है वो ईसाई धर्म का ही भाग है। यानी कि ईसाई धर्म दो भागों में बटा हुआ है, एक है कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। कौन है बच्चों? एक है कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। जैसे आप देखिएगा तो इस्लाम में भी अलग अलग मतलब जाति है। जैसे अगर बोलिएगा तो शिया और सुन्नी, इस्लाम भी जो है वो मुख्य रूप से अलग अलग मतलब कैटेगरी में बटा हुआ है। जैसे एक हो गया शिया, दूसरा हो गया सुन्नी, एक होता है अहमदिया भी होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग इस्लाम धर्म भी जो है वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। तो उसी तरीके से जो ईसाई धर्म था फ्रांस का, वो भी दो भागों में बटा हुआ था। एक का नाम था कैथोलिक धर्म और दूसरा का नाम था प्रोटेस्टेंट धर्म। और जो राजा जिस धर्म से आता था वो कौन था? कैथोलिक धर्म। तो राजा कैथोलिक धर्म को फॉलो करता था, और उसके राज्य में यानी कि फ्रांस में जो प्रोटेस्टेंट लोग थे, उनको मानने वाले लोगों को कठोर सजा दी जाती थी। यानी कि आप प्रोटेस्टेंट धर्म को मान रहे हैं तो उसके लिए क्या किया जाएगा? आपको दंडित किया जाएगा। तो सोच करके देखो कि कोई भी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो किसी भी प्रकार की वहां के लोगों के लिए स्वतंत्रता नहीं था। तो सोच करके देखो कि वहां की जनता जिसके साथ अन्याय होगा, क्या वो ये सब बर्दाश्त करने के लिए मतलब रेडी रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसी के लिए क्या हुआ था? वहां पे फ्रांस में आंदोलन हुआ था। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अभाव था। राजा या उसका कोई भी आदमी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। इसके लिए फ्रांस में बिना अभियोग की गिरफ्तारी का वारंट होता था, जिसे लेटर्स द कैचेट कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? लेटर्स द कैचेट। यानी कि वहां के जो लोग थे वो स्वतंत्र भी नहीं थे। भारत के लोग क्या है? स्वतंत्र रूप से जीते हैं। यानी कि आप बोलने के लिए भी यहाँ पे स्वतंत्रता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है। ऐसे ही पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती है, उसके पीछे कुछ रीजन होना चाहिए, कोर्ट का आदेश होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं? किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट करना है, मान लीजिए कोई क्राइम ही कर दिया किसी का, तो उसके लिए पुलिस डायरेक्ट उसको अरेस्ट ना करके, मतलब कुछ ऐसा मतलब कांड होता है जिसके कोई ऐसा क्राइम होता है जिसमें पुलिस डायरेक्ट बिना कोर्ट के वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर मतलब नॉर्मल केसेस में देखा जाए तो पुलिस जो है वो किसी आदमी को अरेस्ट नहीं कर सकती, उसके लिए कोर्ट का वारंट लाना होता है। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं था। फ्रांस में क्या था कि जो राजा या राजा के जो आदमी होते थे वो क्या है, किसी भी आदमी को गिरफ्तार कर सकता था, और बिना किसी भी अभियोग के, मतलब बिना उस पर कोई केस चलाए हुए, बिना किसी वारंट के, जिसको चाहे उसको उठा करके जेल में बंद कर देता था राजा। सोच करके देखो कि फ्रांस के लोग कैसे जी रहे थे उस समय। फ्रांस में कानूनों में एकरूपता नहीं थी, यानी कि फ्रांस का जो कानून था वो सभी के लिए एक समान नहीं था। देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 400 कानून लागू थे। किसी को भी यह जानकारी नहीं होती थी कि उसके मुकदमे का फैसला किस कानून के तहत होगा। सोच करके देखो, अगर मान लीजिए कोई किसी का मर्डर कर दिया या कोई किसी के यहाँ चोरी करने गया और चोरी कर लिया, तो चोरी किया तो चोरी का भी अलग
अलग अलग कानून है अलग अलग हिस्सों में। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति क्राइम किया तो उसको पता नहीं है कि एक चोरी का कानून है जिसमें मतलब फांसी की सजा दी जाएगी, और एक जो चोरी का कानून है जिसमें 500 रुपये लेकर के छोड़ दिया जाएगा। तो ये किसी को मतलब आइडिया नहीं होता था कि कौन से कानून के तहत किसको सजा मिलेगा। यानी कि फ्रांस में कानूनी रूप से एकरूपता नहीं था, ठीक है। तो ये भी लोगों के बीच में क्या था, संकट का कारण बनता था। अब देखो, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि उसका व्यक्ति क्या बोलते हैं, व्यक्तिक और धार्मिक इसका कारण क्यों था, मतलब ये कारण क्यों बना, क्योंकि व्यक्तिक स्वतंत्रता नहीं था और धार्मिक स्वतंत्रता नहीं था। इसके कारण जो है वो ये भी एक कारण बना फ्रांस की क्रांति में। अब हम लोग देख लेते हैं बौद्धिक कारण। यानी कि बौद्धिक कारण कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ बुद्धिजीवी लोग थे जो जनता को बता रहे थे कि देखो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तुमको ये बर्दाश्त नहीं करना है, किसी न किसी तरीके से इस सरकार को, इस राजा को उखाड़ करके फेंक देना है, यानी कि इसको छोड़ना नहीं है। देखो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। मनुष्य का जीवन होता है वो स्वतंत्र रूप से जीने के लिए होता है। हम लोग इस तरीके से जीने के लिए मतलब जन्म नहीं लिए हैं। यानी कि इस तरीके से लोगों की बौद्धिक चेतनाओं को जगाने का प्रयास करते थे। तो ये भी एक कारण था जिसको क्या बोलते हैं, बौद्धिक कारण बोलते हैं। अब देखो क्या करा है बच्चों कि फ्रांसीसी क्रांति के विषय में यह कहा जाता है कि यह एक मध्यम वर्गीय क्रांति थी। क्या कहा जाता है बच्चों कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो कैसी क्रांति थी, मध्यम वर्गीय क्रांति थी। अब मध्यम वर्गीय हम लोग देखे भी थे। अगर आप इस चैप्टर के वीडियो 1 से आप देख रहे होंगे तो हमने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि मध्यम वर्ग में कौन लोग आते थे, जैसे अध्यापक हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, जो क्या है ट्रेडर्स हो गए, जो व्यापारी हो गए, वो सब के सब किस में आते थे, मध्यम वर्ग में आते थे। तो ये जो मध्यम वर्ग होता था ये क्या करता था कि ये जो आंदोलन हुआ था वो कौन से वर्ग का था, तो मध्यम वर्गीय कहा जाता है। जिसमें कौन लोग शामिल थे, तो इसमें शिक्षित वर्ग के लोगों ने तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दोषों को पर्दाफाश किया। यानी कि राजनीतिक क्या दोष है, राजा क्या गलती कर रहा है, धार्मिक रूप से कितने लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सही है या गलत है। यानी कि अलग अलग इश्यूज को, अलग अलग मुद्दों को लोगों के बीच में लाने का प्रयास किया और बताया कि देखो मतलब आदमी जो है, मनुष्य जो है वो पैदा मतलब ये इतने दुख और संकट सहने के लिए नहीं होता। आदमी स्वतंत्र होना चाहिए, अपने तरीके से डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है ना। आदमी जो है वो स्वतंत्र है। सब लोग दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब लोग, सब के सब क्या है, बराबर है, इक्वल होने चाहिए। फ्रांस की जितनी भी जनता है वो सब इक्वल है, सब बराबर है, एक बराबर है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो ये सारी जो बातें हैं वो जनता के बीच में बताया। अब जनता जब जागरूक हुई, जनता जब एजुकेटेड हुआ, तो उन लोगों ने क्या कर दिया, भारी आक्रोश पैदा किया। यानी कि जब उन लोगों को पता चला तो उनके बीच में आक्रोश, गुस्सा आ गया, किसके लिए, राजा के खिलाफ आ गया। और फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया। और इनमें प्रमुख जो व्यक्ति थे, यानी कि अब लोगों को जागरूक करने का जो काम करते थे वो कौन कौन लोग थे, फ्रांस में लोगों को जागरूक करने का काम करते थे, तो वो थे, इनमें प्रमुख थे मॉन्टेस्क्यू। कौन थे बच्चों, मॉन्टेस्क्यू। यहाँ पे आप इनका पिक्चर देख सकते हैं, ये है मॉन्टेस्क्यू। उसके बाद एक थे वोल्टेयर, ये यहाँ पे आप इनका पिक्चर देख सकते हैं, ये कौन है, ये है वोल्टेयर। और रूसो, और साथ ही साथ एक और व्यक्ति थे जिनका क्या नाम था, रूसो, ठीक है ना। ये रूसो थे जो क्या करते थे, फ्रांस की जनता को बौद्धिक रूप से जगाते थे, बौद्धिक रूप से शिक्षा देते थे, बताते थे कि तुम्हारे साथ राजा जो है वो क्या कर रहा है, अन्याय कर रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाना है। अब देखो मॉन्टेग्यू ने एक बुक लिखा था, विधि की आत्मा। क्या लिखा था, द स्पिरिट ऑफ लॉज। यानी कि मॉन्टेस्क्यू जो है वो उन्होंने एक बुक लिखा और उस बुक का क्या नाम था, विधि की आत्मा, यानी कि स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार के 3 अंगों यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का पोषण किया। और वोल्टेयर ने चर्च, समाज और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किया। यद्यपि वह जनतंत्र का पक्षधर नहीं था, तथापि राजतंत्र प्रजाहित में होना चाहिए इसका प्रबल समर्थक था। यानी कि अब देखो एक व्यक्ति है वोल्टेयर, यहाँ पे आप देखिएगा ये लोकतंत्र के, यानी कि ये लोकतंत्र के लिए मतलब विषय में नहीं थे कि लोकतंत्र होना चाहिए। वो बोला कि ठीक है फ्रांस में जो है वो लोकतंत्र नहीं भी आ रहा है, फिर भी फ्रांस का जो राजा है उसको लोगों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए, जनहित में कार्य करने चाहिए। और जो मतलब जो सरकार का जो काम है, जैसे नीति निर्धारण, नीति का कार्यान्वयन और साथ ही साथ जो न्यायपालिका है, अगर उस नीति को कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको दंडित करने का कार्य जो है वो ये अलग अलग कार्य है। और इन तीनों कार्यों को अलग अलग एजेंसी के द्वारा करवाना चाहिए। यानी कि ये तीनों कार्यों में क्या होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजा ही डिसीजन ले ले, राजा ही मतलब डिसीजन को
फॉलो करवाए और अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको दंडित राजा ही करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं वो किसने बोला था? वोल्टेयर ने बोला था। किसने बोला था बच्चों? वोल्टेयर ने बोला था। ठीक है, अब देखो मोंटेस्क्यू और वोल्टेयर सुधार चाहते थे। मोंटेस्क्यू और वोल्टेयर क्या चाहते थे? कि सुधार होना चाहिए, राजा जिस तरीके से कार्य कर रहा है वो गलत है। ठीक है, परंतु रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहता था। ये जो मोंटेस्क्यू और वोल्टेयर जो थे ये चाहते थे कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेज होना चाहिए, लेकिन जो रूसो था वो बोला कि नहीं, थोड़ा सा चेंज करने से ऐसा कुछ नहीं होगा। रूसो बोला कि पूरा का पूरा हमें परिवर्तन चाहिए। उसने अपने प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में राज्य को व्यक्ति के द्वारा निर्मित संस्था और सामान्य इच्छा जनरल विल को संप्रभु माना है। यानी कि रूसो ने क्या किया? एक बुक लिखा जिसका क्या नाम था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम था बच्चों उसके बुक का? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बोला कि जो मतलब राज्य है यानी कि जो स्टेट है, जो देश है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट है कंट्री का नहीं था, एक राज्य का कॉन्सेप्ट था। और उसमें उसने बोला कि जो राज्य है वो किससे निर्मित संस्था है? वहां की जनता के द्वारा निर्मित संस्था है। कैसे है? व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था है, यानी कि उस राज्य के रहने वाले जो लोग हैं उनसे ये राज्य का निर्माण हुआ है। और सामान्य इच्छा को संप्रभु माना है, यानी कि जो जनरल विल होगा, यानी कि वहां के जो जनरल आम पब्लिक जो है उनकी जो इच्छा होगी उसी पे आधारित राज्य होना चाहिए और राज्य का शासक होना चाहिए। और इस तरीके से वो बोला कि परिवर्तन होना चाहिए। जो फ्रांस में जो स्थिति चली आ रही है इसमें पूरे तरीके से परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन जो मोंटेस्क्यू और वोल्टेयर थे इन्होंने बोला था कि नहीं नहीं, थोड़ा बहुत राजा को मतलब जनता के लिए कार्य करना चाहिए। राजा जो है वो गलत कार्य तो कर ही रहा है लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर देने पे काम चल जाएगा। लेकिन रूसो बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, पूर्ण रूप से परिवर्तन होना पड़ेगा, पूर्ण रूप से परिवर्तन करना चाहिए। अब देखो क्या हुआ कि अतः वह जनतंत्र का समर्थक था। यानी कि रूसो जो था वो किसका समर्थक था? जनतंत्र का समर्थक था। ये बोल ही रहा था कि सामान्य इच्छा पे होना चाहिए, लोगों की इच्छा पे होना चाहिए। और लोगों की इच्छा कहां पे जाहिर होती है? जनतंत्र में जाहिर होती है, डेमोक्रेसी में जाहिर होती है। यानी कि लोग अपने नेता को खुद चुन करके, वहां की जनता खुद चुन करके अपने शासक बनाती है। तो वो जो प्रक्रिया होता है वो क्या कहलाता है? जनतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? जनतंत्र कहलाता है। तो जो रूसो था वो किस चीज का समर्थक था? जनतंत्र का समर्थक था। और दिदरो के बृहत ज्ञान को इंसाइक्लोपीडिया के लेखों ने फ्रांस में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। और फ्रांस में क्वेजनो एवं तुर्गो जैसे अर्थशास्त्रियों ने समाज में आर्थिक शोषण और आर्थिक नियंत्रण की आलोचना करते हुए मुक्त व्यापार का समर्थन किया। बोला कि फ्रांस में जो राजा ये बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, मुक्त व्यापार होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्योंकि ये जो फ्रांस की जो क्रांति है वो एक लंबा चैप्टर है, तो इसमें बहुत सारे मतलब थोड़े थोड़े करके वीडियोस लाना पड़ेगा जिससे चीज़ें जो है वो आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विदेशी घटनाओं का प्रभाव, यानी कि विदेश में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी जिससे फ्रांस की जो जनता थी वो प्रभावित हो गई और वहां पे आंदोलन कर दिया, क्रांति कर दिया, फ्रांस में राजा को हटा दिया। तो इसके बारे में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।